प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2215 ज़ू, वायु वर्सेस मितिर 3। जैसे ही मितिया हैरान हुई, बॉम्ब की चेतावनी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी और जल्द ही ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के राइन ने भी वही चेतावनी जारी की। उनकी एबिलिटीज सिर्फ हमें रोकने के लिए बनी है। ये लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं। सावधान रहो, बेहद सावधान। मितिया की पुतलिया अचानक सिकुड़ गई। उसने ज़ू वायु की तरफ देखा। तुम कहीं। उसे एक बेहद डरावना ख्याल आया। ज़ू वायु हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे मेरी एबिलिटीज कुल 763 है और मैं तुम्हारी वो एबिलिटीज एबिलिटीज भी कंट्रोल कर सकती हूं जिनसे तुम सेलेस्टियल फिनोमेना को कंट्रोल करती हो। ज़ू वायु ने इतना कहा और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके बाएं हाथ में स्टॉर्म और दाएं हाथ में थंडर इकट्ठा हो गया। मितिया की स्तब्ध निगाहों के सामने ज़ू वायु ने दोनों पावर्स एक साथ छोड़ दी। फिर मितिया ने देखा, एक विशाल तूफान उस पर टूट पड़ा और आकाश में भयंकर बिजली गड़गड़ाने लगी। मितिया को जिस बात पर सबसे ज्यादा गर्व था, यानी वाइंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग को कंट्रोल करने की एबिलिटी, वही गर्व अब ज़ू वायु से मिलने के बाद चकनाचूर हो गया। धड़ाम, तूफान और बिजली चीखते हुए सीधे मितिया की ओर बढ़े। मितिया के दिल में अब पीछे हटने का ख्याल आने लगा। ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए? वो सब जानती है जो तुम जानते हो, और उसके पास 700 से ज्यादा एबिलिटीज और है जिनका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। मतलब, लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, तुम्हारी एबिलिटीज उतनी ही तेजी से वो सीख लेगी और तुम्हारे सामने इस्तेमाल करेगी। लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि उसके पास और कितने कार्ड छिपे हुए हैं। 700 से ज्यादा एबिलिटीज, यानी 700 से ज्यादा मौत के खतरे। मितिया का शरीर अपने आप पीछे हट गया। उसने पागलों की तरह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और स्टॉर्म से एक बैरियर बनाया ताकि खुद को बचा सके। बिजली और तूफान उसके वाइंड बैरियर से टकराए। अचानक पहाड़ हिलने लगे, जमीन कांप उठी। सिर्फ उनकी टकराहट से निकली एनर्जी ने दर्जनों किलोमीटर तक जमीन तोड़ दी। भागना होगा। मितिया के मन में अब बस यही था, भाग जाओ। वो ऐसे दुश्मन से लड़ ही नहीं सकती। लेकिन अब भागे भी तो कहां? ये उसकी अपनी सरजमी है। वो शहर की रक्षक है। अगर वो भाग गई तो वोलुयन एम्पायर का अंत तय है। इसलिए चाहे उसके भीतर जिंदा रहने की प्यास चीख रही थी, लेकिन एक प्रशिक्षित और शक्तिशाली योद्धा होने के नाते उसने अपने डर को दबा दिया। लेकिन फिर सवाल उठा, इस डरावनी ताकत से लड़ा कैसे जाए? उसका मन उलझन से भर गया। उसे लगा वो कोई भी हमला करे, ज़ू वायु उससे पहले ही उसका तोड़ निकाल लेगी। उसी वक्त नॉर्दर्न थिएटर कमांड के गैरिसन कमांडर ब्रैड की आवाज कम्युनिकेशन चैनल से गूंजी। क्या एबिलिटीज के लीक हो जाने पर हम लड़ने लायक नहीं रहते? बैटलफील्ड का हाल हमेशा बदलता रहता है। एबिलिटीज इस्तेमाल करने के अनगिनत तरीके होते हैं। अगर हमारी एबिलिटीज सामने भी आ जाएं, तब भी हमारा असली एडवांटेज है हमारा बैटलफील्ड एक्सपीरियंस। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रैड की बातें जैसे किसी रहस्योद्घाटन की तरह थी। मितिया को गहरा आत्मविश्वास मिला। शायद इसीलिए कहा जाता है, निराशा में भी सेना जीत सकती है, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो डरने या पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। जब लड़ना ही है तो क्यों न एबिलिटीज को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें जिसकी उम्मीद भी दुश्मन ने न की हो। मितिया ने खुद को शांत किया। हां, सामने वाले को मेरी एबिलिटीज का पता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जीत की उम्मीद ही खत्म हो गई। जैसे एनहांस्ड म्यूटेंट्स, सबको पता है उनकी ताकत उनके शरीर में है, तो क्या इसका मतलब वो सबसे कमजोर है? नहीं। मितिया ने ज़ू वायु के अभी अभी छोड़े गए स्टॉर्म और थंडर हमले के बारे में सोचा। वो बेहद ताकतवर था, लेकिन पावर के मामले में कोई उसे पार नहीं कर सकता। मतलब, दोनों की एबिलिटीज लगभग बराबर है।
सामने वाले का एडवांटेज है एबिलिटीज की वैरायटी। मेरा एडवांटेज है ये जमीन, वो जगह जिसे मैं जन्म से जानती और समझती हूं। मितिया ने मन में ठान लिया। अब उसके दिल का सारा डर मिट गया। उसने ज़हू वायु की कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखी और दिमाग में एक योजना चमक उठी। सरफेस वाले लोग अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। उन्हें भारी कॉम्बैट सूट्स पहनने पड़ते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम उनका कॉम्बैट सिस्टम नष्ट कर दें तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगर किस्मत साथ दे तो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के माइक्रोब्स भी उन्हें मार सकते हैं। मितिया ने अपनी ये सोच कम्युनिकेशन चैनल पर सबको बताई। सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स जो अभी तक इंफॉर्मेशन लीक को लेकर परेशान थे, अब उनका हौसला बढ़ गया। सही है, लैंडिंग ऑपरेशन के समय हमने जियोग्राफिकल एडवांटेज की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया था। लेकिन अब ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, ये हमारी धरती है। सब उत्साहित हो उठे। सचमुच ये ह्यूमन कॉलिशन फोर्सेस को हराने का बेहतरीन तरीका था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर न रही, क्योंकि अचानक उन्होंने देखा हालात बदल गए। असल में पूरे हालात ही उलट गए। वुलुयन एम्पायर के ऊपर जो आयरन कर्टन सदियों से आसमान को ढके हुए था, वो अचानक गायब हो गया। अब कोई फायर सपोर्ट नहीं था। उसकी जगह आ गए थे 3 विशाल सुपर बैटलशिप्स, कैंग युअन सिविलाइजेशन के सबसे उन्नत युद्ध हथियार। वो आकाश में ऐसे लटक रहे थे मानो 3 विनाश के देवता हों। लू केरन को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये उनके अटैक प्लान का हिस्सा नहीं था। बस यही कहा जा सकता है, बैटलफील्ड की स्थिति बहुत तेजी से बदलती है और उसे कोई पूरी तरह भाप नहीं सकता। लेकिन ये अच्छी बात थी। लू केरन ने बिना झिझक तीनों सुपर बैटलशिप्स के इंजीनियरिंग मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को आदेश दे दिए। उनके पास पहले से एक योजना थी। वुलुयन एम्पायर पर कब्जे के बाद सभी लिजर्डमैन को खत्म करने के लिए। लेकिन अब जब आयरन कर्टन हट चुका था, वो सीधे इस्तेमाल की जा सकती थी। तीनों सुपर बैटलशिप्स के कंट्रोल सेंटर में हजारों इंजीनियरिंग मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने तेजी से काम शुरू किया। बैटलशिप के किनारे लॉन्च बे खुला और 3 विशाल शेल्स वुलुयन एम्पायर की ओर दागे गए। हर शेल का आकार एक भारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जितना था। अगर उसमें डेथ ऑफ लव वॉरहेड लगाया जाता तो वो वुलुयन एम्पायर के सिर्फ छोटे से हिस्से को ही नष्ट कर पाता। इतने विशाल साम्राज्य के लिए वो बड़ा खतरा नहीं था। यहां तक कि अगर सेंट्रल सिटी पर भी मिसाइल दागी जाती तो वहां की एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से गिरा देती। लेकिन इन शेल्स का इरादा जमीन पर गिरने का नहीं था। उन्हें 3 अलग अलग दिशाओं में छोड़ा गया। आकाश में उन्होंने एक पूरी तरह संतुलित त्रिभुज बना लिया। फिर बम हवा में ही फट गए, लेकिन वहां कोई शॉक वेव या आग नहीं फैली, बल्कि फैली रोशनी। इतनी प्रचंड रोशनी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। पहली बार वुलुयन एम्पायर के आसमान में सूरज चमका। 3 सूरज प्रचंड रूप से दमक रहे थे और उनकी रोशनी पल भर में पूरी धरती पर फैल गई। पूरा वुलुयन एम्पायर, उसका हर कोना जहां तक रोशनी पहुंच सकती थी, अब उजाले से भर चुका था। चैप्टर 2216 ज़ू वायु वर्सेस मितिर 4। एक अजीब सा एहसास, जैसे जलती आग की पीड़ा, हर उस लिजर्डमैन को चीखने पर मजबूर कर रहा था जिस पर यह रोशनी पड़ी। उनकी त्वचा उबलते पानी से झुलसी हुई जैसी लाल और सूजी हुई हो गई। जगह जगह छाले निकल आए। ये रोशनी जैसे किसी भयानक जहर से भरी थी जिसने उन्हें असहनीय दर्द दिया। वो तड़पते, चिल्लाते हुए रोशनी से छिपने की जगह खोजने लगे। हां, तीनों सुपर बैटलशिप से दागी गई चीज असल में अल्ट्रावायलेट बॉम्ब्स थी। और ये सिर्फ साधारण बम नहीं थे। जब तीनों बम हवा में फटे तो उनके भीतर से हजारों छोटे अल्ट्रावायलेट बॉम्ब्स बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। क्लस्टर बॉम्ब्स हर दिशा में बरसे और पूरे वुलुयन एम्पायर को मौत से भी भयानक माहौल में बदल दिया। हुएक्सू कॉलिशन फोर्सेस पहले से इसकी तैयारी में थे, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस इतनी ताकतवर थी कि उनसे खुद
उनके शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती थी। फिर ये लिजर्डमैन जो सालों से जमीन के नीचे रहते थे और सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट देखते थे, उनके लिए तो ये सीधे नरक जैसा था। पूरा वोलुयन एम्पायर मानो अल्ट्रावायलेट रेस की आग में जल उठा। उनकी देह बुरी तरह झुलस गई और दर्द असहनीय था। बैटलफील्ड पर मौजूद लिजर्डमैन सैनिक भी इस कहर से नहीं बच पाए। सिर्फ ब्लू आर्मो लेवल से ऊपर के योद्धाओं को वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स दी गई थी जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक सकती थी। बाकी आम सैनिकों की यूनिफॉर्म्स इतनी ताकतवर रेडिएशन सही नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 70-80 डिग्री गर्म पानी में फेंक दिया गया हो और वो वही उबल रहे हों। सबसे मजबूत इरादे वाले योद्धा भी चक्कर आने लगे और लड़ने की ताकत खो बैठे। इस एक चाल ने बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के 5 बड़े शहरों के अनगिनत लिजर्डमैन को सीधे मार डाला या गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर उनके सेल्स को तुरंत इलाज न मिले तो वो कुछ ही समय में मर जाएंगे। असल में आसमान पर मौजूद आयरन कर्टेन ही इस खतरनाक रोशनी को रोक सकता था। लेकिन अफसोस, झेंग लो ने अपनी वजहों से आयरन कर्टेन हटा दिया। नहीं, शायद उसे पहले से पता था कि नतीजा यही होगा। जो भी हो, इस लड़ाई के बाद वोलुयन एम्पायर के कम से कम 90% लोग मर जाएंगे। ज्यादातर आम नागरिक और कई नोबल भी रोशनी की चपेट में आकर मारे जाएंगे। ये अल्ट्रावायलेट रेस सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स पर भी असर डाल रही थी, लेकिन उनकी एडवांस्ड कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स उन्हें बचा रही थी, इसलिए उनके लिए मामला ज्यादा गंभीर नहीं था। मितिया ने देखा, उसके सैनिक जमीन पर गिर गिर कर तड़प रहे हैं। उनके शरीर कैंसर से विकृत हो रहे हैं। उनकी आंखें गुस्से और पीड़ा से भरी है। उसने सोचा भी नहीं था कि दुश्मन भी उसी जैसा प्लान लेकर आएगा। अब चाहे वो हो या ज़ू वायु, अगर उनकी आर्मोर क्षतिग्रस्त हुई और शरीर हवा में उजागर हो गया तो उनकी बायोलॉजिकल विशेषताओं के कारण वो भी इस रोशनी से बुरी तरह घायल हो जाएंगे। हाँ, मितिया ने हाथ उठाया और चारों ओर अनंत स्टॉर्म इकट्ठा करके एक विशाल वाइन बैरियर बना लिया। अब उसे खुद को बचाना ही था, वरना इतनी तीव्र अल्ट्रावायलेट लाइट उसकी ताकतवर देह को भी कैंसर से चीर डालती। धड़ाम, आसमान से बिजली गिरी और ज़हू वायु के पूरे क्षेत्र को ढक लिया। लेकिन ज़हू वायु को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ फैलाए और डुएनकोंग नियन का बैरियर खड़ा कर दिया, जिसने ऊपर से आती जगह को अलग कर दिया। कितनी ही बिजली क्यों न गिरी, वो डिफेंस तोड़ न सकी। बल्कि ज़हू वायु ने हाथ उठाया और मितिया के नीचे की जमीन गरज उठी। जहां पहले जमीन धंसी हुई थी, वहीं से अचानक हजारों नुकीले कांटे फूट निकले और मितिया को भेदने लगे। सिर्फ कुछ सेलेस्टियल फिनोमेना कंट्रोल करके तुम खुद को महान समझती हो? कितनी घमंडी हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं असली अनंत शक्ति क्या होती है। धरती से निकले मोटे कांटे उसकी वाइन बैरियर्स चीरते हुए आगे बढ़े और फिर जमीन गरजी। एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। नहीं, सिर्फ एक नहीं, पूरी पर्वतमाला उठ खड़ी हुई। मुख्य शिखर से शुरू होकर चारों ओर फैल गई और पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। ज़हू वायु ने सचमुच जमीन से पहाड़ पैदा कर दिए थे। अब चाहे स्टॉर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इन विशाल पर्वतों को हिला नहीं सकता था। पर्वतमालाएं तूफानों के लिए प्राकृतिक दीवार बन गई। मितिया ने स्टॉर्म से हमला किया, लेकिन वो बस पहाड़ों की चोटियां तोड़ पाया, उनकी जड़ें नहीं हिला सका। उसने दांत भींचे और आसमान की ओर उड़ गई, धरती से दूर। ज़हू वायु की तरफ नीचे देखते हुए उसने दाहिना हाथ उठाया। आकाश में बने काले बादलों ने अब ठंड के बाद भारी बारिश बरसानी शुरू कर दी। वाइंड और ठंड से कुछ न हुआ तो अब उसने वाटर अटैक आजमाने का सोचा। फ्रोजन अर्थ पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मितिया ने अपार वर्षा इकट्ठा की और बारिश एक विशाल ड्रैगन में बदल गई। उसके चारों ओर अरबों पारदर्शी पानी की तलवारें झूल रही थी, जो हजारों मीटर ऊंचाई से जमीन की ओर गिरी। गर्रर, लाखों टन पानी से बना वो विशाल ड्रैगन सीधे ज़हू
वायु की ओर झपटा। जहू वायु की एबिलिटीज में पानी कंट्रोल करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मितिया का ये रूप देखकर वो मुस्कुराई। पानी मिला तो बर्फ बन जाएगा, है ना? उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ दी। उसके मुंह से निकली धुंध असल में सफेद ठंडी धुआं थी। विंटर सॉल्स्टाइस कोल्ड स्मोक। सफेद धुआं फैलते फैलते एक विशाल बैरियर में बदल गया, जिसने बारिश को रोक लिया। आसपास का तापमान अचानक नीचे गिरा। सैनिकों के जिस्मों पर बर्फ की परत जम गई। कुछ ही पलों में पूरा बैटलफील्ड 100 डिग्री से ज्यादा ठंडा हो गया, लगभग जमीनी दुनिया के बराबर। तापमान गिरते ही बारिश से बना ड्रैगन और पानी की तलवारें वही जम गई। मूर्ख! मितिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इतने बड़े पानी में फंसना उसे वर्लपूल में खींच सकता है, लेकिन आइस ड्रैगन और आइस सोर्ड्स का हमला कहीं ज्यादा भयानक साबित हो रहा था। बर्फीले ड्रैगन और तलवारें बिना धीमे हुए तेजी से नीचे गिरी। आकाश ढक लिया, लेकिन जहू वायु पहले से तैयार थी। जमीनी दुनिया में पानी को कंट्रोल करना बेहद दुर्लभ है। कुछ समुद्र किनारे रहने वाले अजीब लोग ही ये कला जानते हैं। जहू वायु भी इसमें पारंगत नहीं थी, तो उसने पानी का सामना करने के बजाय आइस का हमला झेलना चुना। जब बर्फीले हमले हर दिशा से टूट पड़े, उसने हल्की मुस्कान दी और उसका शरीर धुंधला हो गया। हवा चलने पर वो पूरी तरह से हरे धुएं में बदल गई और उसका आकार गायब हो गया। आसमान से गिरे तेज और मोटे आइस सोर्ड्स और आइस ड्रैगन जमीन पर गिरे और बर्फ के खूबसूरत फूल बन गए, लेकिन जहू वायु को एक खरोंच भी न आई। वो तो पहले ही हरे धुएं में बदलकर आसमान में उड़ चुकी थी। ये देखकर मितिया की आंखें कांप उठीं। उसने इस एबिलिटी को पहचाना। ये वही शक्ति थी जो कभी उसके साथियों में से एक सिल्वर आर्मोर्ड जनरल के पास थी।